हिंद साथियों नमस्कार, प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। एक और महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कक्षा 9 अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 हिंदी का जो प्रश्न पत्र है उसके हल के बारे में। तो इस पेपर का हल इस प्रकार है कि इस पेपर का पहला खंड ए था, जिसमें फूल और कली के बीच में स्वयं के अस्तित्व को लेकर कुछ वार्तालाप हो रहा है और इसी में से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न था कि पुष्प शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो पुष्प का पर्यायवाची शब्द है वो है फूल। इसका ऑप्शन सही है। अपकार का विलोम शब्द क्या होगा? अपकार का विलोम शब्द होगा उपकार, यानी भलाई। अपकार का मतलब एक तरीके से बुराई करना। इस काव्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो इसमें आप लिख सकते हो फूल और कली। फूल क्या कर रहा है? फूल अपनी सुगंध बिखेर रहा है, लोगों को प्रफुल्लित कर रहा है, स्वयं खिल रहा है। कली फूल से क्या कहती है? कली फूल से कहती है कि तेरे फूलने, फलने और गंध बिखेरने का क्या तुझे उपकार मिला? तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेरे को बदले में क्या मिलता है। कवि के अनुसार आदर्श जीवन कैसा होता है? तो कवि के अनुसार आदर्श जीवन कली के समान नहीं होकर फूल के समान होता है, जो हमेशा प्रफुल्लित रहता है, हमेशा खिलता रहता है, जो हमेशा अपने कर्तव्यों से, अपने कर्मों से लोगों को प्रसन्नचित्त रखता है। तो इस प्रकार इस जो गद्यांश है इसके पद्यांश के प्रश्न है, इनके उत्तर है। फिर एक जो है पठित गद्यांश दिया है 6 नंबर का, तो इसमें से साहित्य के बारे में बताया गया है। पहला प्रश्न ही पूछा है कि साहित्य मतलब साहित्य क्या है? ज्ञान राशि से संचित कोश का नाम ही क्या है? साहित्य है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर साहित्य। यदि किसी भाषा का अपना निज का साहित्य नहीं है तो वह भाषा किसके समान है? वह रूपवती भिखारिन के समान है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो देखिए, निज भाषा। इसमें आप कह सकते हो निज भाषा और साहित्य। मैं सबसे अच्छा शीर्षक मानूंगा इसका। सबसे अच्छा शीर्षक होगा निज भाषा और साहित्य। निज भाषा और साहित्य, यह इसका सबसे अच्छा शीर्षक हो सकता है। फिर इसके बाद प्रश्न पूछा गया था किसी भाषा के साहित्य से किसी जाति के बारे में क्या पता चलता है? तो आप स्पष्ट देख रहे हैं कि उस भाषा से उसकी जातियों की समता, साहित्य से जातियों की समता और सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो ये किससे मिलती है? ये साहित्य रूपी आईने से ही मिलती है। फिर प्रश्न था कि साहित्य की किस बात का एकमात्र निर्णायक होता है? साहित्य किस बात का एकमात्र निर्णायक होता है? तो यहाँ पर हम ऊपर देख सकते हैं, इसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि साहित्य सामाजिक शक्ति सजीवता, सामाजिक अशक्ति निर्जीवता और सामाजिक सभ्यता और असभ्यता का निर्णायक कौन होता है? साहित्य होता है। साहित्य की तुलना आईने से करने का क्या कारण है? क्योंकि आईने में जिस प्रकार वास्तविकता दिखती है उसी प्रकार तात्कालिक समय, तात्कालिक परिवेश, तात्कालिक संस्कृति आदि का जो अपने को ज्ञान होता है वह हमेशा किससे होता है? वह साहित्य से होता है। इसलिए साहित्य की तुलना किससे की गई है? आईने से। आईने का मतलब है दर्पण। इसके बाद जो पेपर का खंड ब शुरू होता है वो निबंध का था। आपने किया होगा, अच्छा निबंध आप कर सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण का है, या विद्यार्थी जीवन में नैतिक शिक्षा है, या समाज में नारी का स्थान है। सभी निबंध बहुत ही सरल और अच्छे थे। इसके बाद कुछ प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक से, गीता और सीता के मध्य। यह एक व्याकरण का ही शीर्षक है, यानी वार्तालाप, जिसे अंग्रेजी में आप डायलॉग कहते हैं। 2 छात्राओं के मध्य वार्तालाप है कि उनका पेपर कैसा हुआ। फिर आप एक प्रश्न ऐसा है कि आप रामसिंह बालोतरा के निवासी किशन नामा है और जोधपुर में अध्ययनरत छोटे भाई हार्दिक को पत्र लिखकर उसे अपने स्वास्थ्य के बारे में और नियमित रूप से पढ़ने की सलाह देनी है। फिर आपको आपके विद्यालय में आयोजित हरियालो राजस्थान और हिंदी दिवस जो मनाया गया है उसके बारे में 100 शब्दों में आपको एक प्रतिवेदन लिखना है। इसके बाद पेपर का खंड जो 6 है वो कुछ व्याकरण से संबंधित है
मैं आपको बता देता हूँ कि जड़ का विलोम शब्द है वो चेतन होता है, कोई पेड़ मत लिख देना। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो इसका है भानु। अत्याचार शब्द में उपसर्ग क्या है, अति है, अति प्लस आचार यण संधि से बना है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, रेखांकित शब्द में विशेषण कौन सा है, तो यहाँ पर विशेषण है गुणवाचक। उस जगह पर बच्चे खेल रहे हैं, रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग है, तो यहाँ परसर्ग है अधिकरण। और वाक्य में ने परसर्ग किसके साथ आता है, तो ने है वो हमेशा कर्ता के साथ आता है। इसके बाद कुछ प्रश्न संक्षिप्त उत्तर वाले भी है और इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको देने थे। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ है रिश्वत देना। टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ है कठिन कार्य करना, यानी कार्य का कठिन होना। जैसे वाक्य में प्रयोग, क्रिकेट में भारत को हराना पाकिस्तान के लिए टेढ़ी खीर है। सरल वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय हो वो सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य जिसमें उद्देश्य और विधेय, एक उद्देश्य या एक से अधिक उद्देश्य, एक विधेय या एक से अधिक विधेय किसी योजक से जुड़े हुए हो तो उन्हें अपने संयुक्त वाक्य कहते हैं। इस जल प्रलय पाठ में मृत्यु का तरल दूत है वो बाढ़ को कहा गया है। और बाढ़ आने पर कौन कौन सी बीमारी, हैजा, मलेरिया, चेचक, इस प्रकार की बीमारियां फैलने की आशंका रहती है। अब तुम्हारी मर्जी, चाहे चोरी करो या खेती। तो ये बात लेखिका की माँ यानी मृदुला गर्ग जो लेखिका है उसकी माँ ने चोर से कही थी। तो इस प्रकार ये छोटे प्रश्न भी क्लियर। इसके बाद पेपर का खंड द है, तो ये कुछ बड़े प्रश्न हैं। उम्मीद करता हूँ कि इनके भी आपने उत्तर अच्छे ढंग से दिए होंगे। इनके उत्तर यथासंभव मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। मेरा मूल उद्देश्य जो छोटे प्रश्न हैं उनसे ही आपको अवगत कराना था। बाकी वाले तो सभी प्रश्न आपको आसानी से किताब में भी मिल जाएंगे। तो इस प्रकार साथियों ये प्रश्न पत्र था जिसका मैंने हल आपके सामने प्रस्तुत किया। कैसा लगा वीडियो, कैसा हुआ प्रश्न पत्र, कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।